नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास का अध्ययन करेंगे और उसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास और दिल्ली सल्तनत के समय क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें सर्वप्रथम है जौनपुर। बनारस के उत्तर पश्चिम में 34 मील दूर जौनपुर नामक नगर को फिरोज तुगलक ने बसाया था। जौनपुर राज्य का संस्थापक मलिक सरदार फिरोज तुगलक के पुत्र सुल्तान में मोहम्मद का दास था, जो अपनी योग्यता से 1399 ईस्वी में वजीर बना। सुल्तान महमूद ने उसे मलिक उस सर्क की उपाधि दी। 1394 ईस्वी में उसे दोआब के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। उसने उस विद्रोह को ही नहीं दबाया, अपितु अलीगढ़ से लेकर बिहार में तिरहुत तक के संपूर्ण प्रदेश पर अधिकार कर लिया। वह एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करता था, यद्यपि उसने कभी सुल्तान का पद ग्रहण नहीं किया। तैमूर के आक्रमण के अवसर पर उसने दिल्ली सुल्तान को कोई सहायता नहीं भेजी। 1399 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके पद के कारण उसका वंश सरकी वंश कहलाया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका गोद लिया हुआ पुत्र मुबारक शाह सिंहासन पर बैठा। उसने सुल्तान की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। सुल्तान महमूद तुगलक के शक्तिशाली वजीर मल्लू इकबाल खान ने जीतने का प्रयत्न किया, किंतु असफल रहा। 1402 ईस्वी में मुबारक शाह की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका भाई इब्राहिम शाह शमसुद्दीन इब्राहिम शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने स्वयं सिराज हिंद की उपाधि धारण की। उसके समय में दिल्ली और जौनपुर के संबंधों में कटुता आ गई। उसके संबंध महमूद तुगलक से ही नहीं अपितु सैयद शासक हिजर का और मुबारक शाह से भी खराब रहे, जिसका मुख्य कारण दोनों राज्यों की विस्तारवादी नीति थी। परंतु इस संघर्ष का कोई परिणाम न निकला। इब्राहिम शाह ने बंगाल को भी जीतने का प्रयत्न किया, परंतु असफल हुआ। सांस्कृतिक दृष्टि से उसका समय महत्वपूर्ण रहा। उसके समय में जौनपुर उत्तर भारत का एक महान सांस्कृतिक केंद्र बन गया। उसके दरबार में अनेक विद्वान आश्रय पाते थे और उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। प्रसिद्ध अटाला मस्जिद, जो अब जौनपुर ढंग की शिल्प विद्या के देदीप्यमान नमूने के रूप में खड़ी है, 1408 ईस्वी में इब्राहिम सर्की के काल में पूरी हुई। उसने जौनपुर को एक सुंदर नगर बनाया तथा उसके समय में स्थापत्य कला में एक नवीन शैली जौनपुर अथवा सर्की शैली का जन्म हुआ। 1440 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र महमूद शाह सुल्तान बना। महमूद शाह ने चुनार के किले को जीता, परंतु कालपी के किले को जीतने में असफल रहा। उसने एक आक्रमण दिल्ली राज्य पर भी किया, परंतु बेलो लोदी ने उसे परास्त कर दिया। सुल्तान इब्राहिम के समय से चली आ रही दिल्ली तथा जौनपुर राज्यों की प्रतिद्वंदता उसके तीव्र हो गई। उसके पुत्र मोहम्मद शाह ने भी बेलो लोदी से संघर्ष किया, परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ। मोहम्मद शाह के भाई ने उसका वध कर दिया और वह हुसैन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। हुसैन शाह के समय दिल्ली व जौनपुर में जीवन और मृत्यु का संघर्ष चला, जिसमें अंत में हुसैन शाह की पराजय 1479 ईस्वी में हुई। वे पहले बिहार भाग गया और बाद में सिकंदर लोदी के समय में बंगाल में शरण लेने के लिए बाध्य हुआ। जौनपुर का राज्य दिल्ली सल्तनत की दुर्बलता का लाभ उठाकर एक स्वतंत्र राज्य बना था और प्राय 75 वर्ष की स्वतंत्र सत्ता के पश्चात पुनः दिल्ली सल्तनत का भाग बन गया। सर्की शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे बंगाल। बंगाल और बिहार को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करने का श्रेय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को था, परंतु बंगाल दिल्ली से इतनी अधिक दूर था कि वहां के शासक प्राय स्वतंत्र रहे। बलबन के समय तुगरिल खान ने विद्रोह किया, परंतु उसे दबा दिया गया और बंगाल दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। बलबन के पुत्र बुगरा खां को वहां का सूबेदार बनाया गया, परंतु बलबन की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी केकुकाबाद ने अपने पिता बुगरा खां को बंगाल में प्राय स्वतंत्र शासन मान लिया और बुगरा खां ने सुल्तान नासिरुद्दीन की उपाधि ग्रहण कर ली।
परंतु दिल्ली में खलजी वंश की स्थापना हो जाने पर उसने 1291 ईस्वी में अपने पुत्र रुकनुद्दीन केकोस को सिंहासन सौंप दिया। रुकनुद्दीन ने 1301 ईस्वी तक बंगाल और बिहार पर एक स्वतंत्र शासक की भांति राज्य किया, परंतु बाद में बिहार के सूबेदार शमसुद्दीन फिरोज शाह ने उसे गद्दी से हटा दिया और इन सूबों पर अपना आधिपत्य कर लिया। फिरोज ने इस राज्य का विस्तार किया और असम से सिलट तक के क्षेत्र को जीत लिया। 1322 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके जीवन काल में ही के पुत्र उससे संघर्ष रहे और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके पुत्र गियासुद्दीन बहादुर शाह ने नासिरुद्दीन और शिहाबुद्दीन को छोड़कर अपने सभी भाइयों का वध करा दिया। नासिरुद्दीन और शिहाबुद्दीन ने दिल्ली सल्तनत गियासुद्दीन तुगलक से सहायता मांगी। गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण किया और गियासुद्दीन बहादुर शाह को कैद करके दिल्ली ले गया। उत्तरी बंगाल नासिरुद्दीन को दे दिया गया, जिसकी राजधानी लखनऊ थी, तथा दक्षिण और पूर्वी बंगाल को दिल्ली साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने गियासुद्दीन बहादुर शाह को अपने शासनकाल के आरंभ में छोड़ दिया और उसे अपने सूबेदार के साथ पूर्वी बंगाल का शासन करने के लिए नियुक्त कर दिया। परंतु कुछ वर्षों के पश्चात उसने विद्रोह किया और संपूर्ण बंगाल को दिल्ली राज्य में शामिल कर लिया गया। कुछ वर्षों तक बंगाल में शांति रही, परंतु 1337-38 ईस्वी में वहां पुनः विद्रोह हो गया। उस विद्रोह को फखरुद्दीन ने दबाया, परंतु जब उसे मोहम्मद तुगलक से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई तो उसने स्वयं को फखरुद्दीन मुबारक शाह के नाम से सुल्तान घोषित कर दिया। इस प्रकार मोहम्मद तुगलक के समय में बंगाल पुनः एक स्वतंत्र राज्य बन गया। इसके पश्चात बंगाल दिल्ली सल्तनत के अधीनता में नहीं आ सका। 1345-46 ईस्वी में शमसुद्दीन इलियास शाह ने संपूर्ण बंगाल को अपने अधिकार में कर लिया। 1375 ईस्वी में शमसुद्दीन इलियास की मृत्यु के पश्चात सिकंदर सुल्तान बना। उसने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया। उसके पश्चात गियासुद्दीन आजम शाह बंगाल का शासक बना, जो अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था और प्रसिद्ध फारसी कवि हाजिब सिरजी एवं अनेक विद्वानों से उसका संपर्क था। 1410 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात हिंदू जमींदार राणा गणेश ने 1415 ईस्वी में बंगाल पर अधिकार कर लिया, जिसे फारसी पांडुलिपियों में केस नाम से जाना जाता है। उसने दनुज मर्दन की उपाधि धारण की। 1418 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इसी वर्ष उसके पुत्र पांडवा और चटगांव से चंडी के उपासक महेंद्रदेव नामक राजा बंगला में अक्षरांकित सिक्के चलाए। बंगाल के अमीरों ने 1493 ईस्वी में अलाउद्दीन हुसैन शाह को बंगाल की गद्दी पर बिठाया। चैतन्य महाप्रभु अलाउद्दीन के समकालीन थे। उसने सतधीरे नामक आंदोलन की शुरुआत की। एहोमो के सहयोग से सुल्तान ने कामता राजा को नष्ट किया। हिंदू लोग उसे कृष्ण का अवतार मानते थे। उसने नरपति तिलक तथा जगत भूषण आदि उपाधियां धारण की। उसके समय में पालधर बसु ने श्री कृष्ण विजय की रचना की और गुणराज खान की उपाधि धारण की। 1518 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात अलाउद्दीन का पुत्र नसीब खान नासिरुद्दीन नुसरत शाह की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। उसके समय में बंगला भाषा में अनुवाद करवाया गया। उसने गोड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। 1533 ईस्वी में नुसरत शाह की मृत्यु हो गई। इस वंश का अंतिम शासक गियासुद्दीन महमूद शाह को 1538 ईस्वी में शेरशाह ने बंगाल से भगाकर समूचे बंगाल पर अधिकार कर लिया। इसके बाद शेरशाह सूर ने बंगाल को दिल्ली साम्राज्य का भाग बनाया और तत्पश्चात अकबर ने उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। अब हम पढ़ेंगे गुजरात। अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रायकरण को परास्त करके 1297 ईस्वी में गुजरात को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया। उसके पश्चात 1401 ईस्वी तक वे दिल्ली सल्तनत का एक इक्ता सूबा रहा। 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक ने जफर खां को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। उसने तैमूर के आक्रमण के पश्चात उत्पन्न हुई दिल्ली सल्तनत की दुर्बलता का लाभ उठाकर अपने को स्वतंत्र शासक बना लिया। यहाँ तक कि जब सुल्तान महमूद तुगलक गुजरात में शरण प्राप्त करने के लिए गया, तब उसने उसका यथोचित सत्कार भी नहीं किया। जफर खां उसे मुजफ्फर खां की उपाधि दी गई को उसके पुत्र तातार खान ने कुछ समय के लिए कारागार में डाल दिया,
परंतु शीघ्र ही उसके चाचा शम्स खां ने उसे जहर देकर मार दिया और जफर खां को मुक्त कर दिया। उसके पश्चात 1460 ईस्वी में जफर खान ने स्वयं को सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से सुल्तान घोषित कर दिया। मुजफ्फर शाह ने मालवा के शासक हुसंग शाह को परास्त करके उसकी राजधानी धार पर अधिकार कर लिया। यद्यपि बाद में उसने उसे उसका राज्य वापस कर दिया। 1411 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र तातार खां का पुत्र अहमद शाह के नाम से सुल्तान बना। उसने प्राय 32 वर्ष शासन किया और गुजरात के अधीनस्थ राजाओं एवं राजपुताना, मालवा और दक्षिण भारत के पड़ोसी राज्यों से निरंतर संघर्ष किया। वह एक सफल शासक था और उसने नव स्थापित अहमदाबाद नगर को अपनी राजधानी बनाया। 1443 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अहमद शाह ने इस्लामी और गुजरात की जैन स्थापत्य कला का समन्वय करके अनेक भव्य मस्जिदों, खानकाहों, मदरसों आदि का निर्माण कराया। अहमदाबाद में उसके द्वारा बनवाई गई जामा मस्जिद प्रसिद्ध है। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका सबसे बड़ा पुत्र मोहम्मद शाह द्वितीय गद्दी पर बैठा। 1451 ईस्वी में मोहम्मद शाह द्वितीय की मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के पश्चात क्रमशः कुतुबुद्दीन अहमद शाह और दाऊद खां शासक हुए, परंतु वे दोनों निर्बल सिद्ध हुए। कुतुबुद्दीन ने 1451 से 1458 ईस्वी तक शासन किया, परंतु दाऊद खां का शासन केवल कुछ दिनों तक ही रहा। उसकी अयोग्यता के कारण उसके सरदारों ने उसे गद्दी से उतारकर 1458 ईस्वी में फतेह खां को सिंहासन पर बैठा दिया। उसने अबुल फतेह महमूद की उपाधि धारण की। यद्यपि इतिहास में वे महमूद बेगड़ा के नाम से विख्यात हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है महमूद बेगड़ा। 1458 से 1511 ईस्वी में अपने वंश का महानतम शासक माना गया है। उसने उन विद्रोही अमीरों का दमन किया जो उसके भाई हसन खां को गद्दी पर बैठाने के उत्सुक थे। महमूद ने गुजरात के स्वतंत्र और विरोधी हिंदू राजाओं को परास्त किया, मालवा के विरुद्ध बेमनी राज्य की सहायता की, सिंध के हिंदू विद्रोहियों को दबाने में अपने नाना जामंदा की सहायता की, द्वारकापुरी पर आक्रमण किया तथा अनेक युद्ध किए। परंतु उसकी मुख्य विजय चंपानेर और गिरनार के दृढ़ किलों की थी, जिसके कारण बेगड़ा के नाम से पुकारा जाने लगा। उसने गिरनार पहाड़ियों की तलहटी में मुस्तफाबाद नामक नगर की स्थापना की। उसने अपने पिता की तरह सैनिक प्रतिभा व सैनिक निपुणता नहीं थी। वह अत्यंत विलासी और कामुक होने के साथ साथ इतना उदार था कि लोग साधारणतः उसे जरबख्श अर्थात स्वर्ण दान करने वाला कहते थे। अपने मृदुल स्वभाव के कारण उसने करीम खां की उपाधि अर्जित की थी। उसने सिद्धपुर के मंदिरों का विनाश किया, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया जो गुजरात में पहले कभी नहीं लगा था। कहा जाता है कि वह एक विद्वान भी था। मिस्र के प्रसिद्ध विद्वान बदरुद्दीन दमामिनी, जिसने अहमद शाह के शासनकाल में गुजरात की यात्रा की, लिखा है कि वह सुल्तानों में विद्वान और विद्वानों का सुल्तान था। महमूद बेगड़ा एक योद्धा, विजेता और महान शासक सिद्ध हुआ। उसके समय में सुल्तान गुजरात एक शक्तिशाली, ऐश्वर्यपूर्ण और संपन्न राज्य बना। उसके समय में ललित कलाओं और साहित्य की प्रगति हुई। महमूद का केवल एक दोस्त था, वह धर्मांध था और अपनी हिंदू प्रजा के प्रति उसका व्यवहार असहिष्णु था। महमूद ने मिस्र के शासक के जलबेड़े की सहायता लेकर पुर्तगालियों से युद्ध किया, परंतु वह सफल नहीं हो सका। पुर्तगाली गुजरात के समुद्र तट पर प्रभावशाली रहे। महमूद बेगड़ा की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र खलील खां मुजफ्फर शाह द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। उसने मेदिनी राय के विरुद्ध मालवा के शासक महमूद खिलजी की सहायता की और उसकी शक्ति को मांडू में स्थापित करने में सफलता पाई। यद्यपि चंदेरी पर मेदिनी राय का ही अधिकार रहा। उसका मुख्य झगड़ा मेवाड़ के शासक राणा संग्राम सिंह से रहा, जो मेदिनी राय और निकट के राजपूत राजाओं की सहायता कर रहा था, परंतु उसे राणा संग्राम सिंह के विरुद्ध कोई सहायता नहीं मिल सकी। अप्रैल 1526 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र तातार खां का पुत्र अहमद शाह के नाम से उसके पश्चात सिकंदर और महमूद द्वितीय नामक दो अयोग्य शासक हुए, परंतु उन्होंने केवल कुछ माह ही शासन किया। जुलाई 1526 ईस्वी में बहादुर शाह बना
उसने 1531 ईस्वी में मालवा को जीतकर गुजरात में सम्मिलित कर लिया और चित्तौड़ को लूटा। इस प्रकार उसका समय गुजरात की शक्ति की पराकाष्ठा का रहा, परंतु उसका झगड़ा मुगल बादशाह हुमायूं से हुआ, जिसने एक बार मालवा और गुजरात को जीतने में सफलता प्राप्त की। हुमायूं के वापस लौट जाने पर वह मालवा और गुजरात को पुनः जीत सका, परंतु 1537 ईस्वी में पुर्तगालियों ने उसे धोखे से मार डाला। उसके पश्चात गुजरात का दुर्बल शासक हुए। अंत में 1572 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। अब हम पढ़ेंगे मालवा। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया। 1390 ईस्वी में फिरोज ने दिलावर खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। तैमूर के आक्रमण के अवसर पर सुल्तान महमूद तुगलक ने पहले गुजरात में तथा उसके पश्चात मालवा में शरण ली। उसके वापस जाने के उपरांत 1401 ईस्वी में दिलावर ने अपने को पूर्ण स्वतंत्र शासक बना लिया। यद्यपि उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की। 1405 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र अल्प खां ने हुसंग शाह की उपाधि ग्रहण की और स्वयं को सुल्तान घोषित किया। उसने हिंदुओं के प्रति उदारतापूर्ण नीति का अनुसरण किया। वह सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन का शिष्य था, जिसके कारण उसके संरक्षण में अनेक सूफी संत मालवा की ओर आकर्षित हुए। गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह ने मालवा पर आक्रमण किया और हुसंग शाह को कैद कर लिया, परंतु मालवा में विद्रोह हो जाने पर उसने हुसंग शाह को ही उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। हुसंग शाह ने एक बार फिर मालवा पर अधिकार कर लिया और मांडू को, जिसको उसने स्वयं बसाया था, अपनी राजधानी बनाया। हुसंग शाह ने निरंतर गुजरात के शासक अहमद शाह, जो मुजफ्फर शाह की मृत्यु के पश्चात सुल्तान बना, से युद्ध किया और गुजरात पर कई आक्रमण किए। अहमद शाह ने भी अवसर पाकर मालवा पर आक्रमण किए, परंतु मालवा और गुजरात के उन युद्धों को कोई विशेष लाभ न निकला। उसने ग्वालियर को जीतने का प्रयत्न सैयद शासक मुबारक शाह के कारण असफल रहा। कालपी को जीता और उड़ीसा के हिंदू राज्यों में भी लूटमार की, यद्यपि वह उन्हें जीत नहीं सका। इस प्रकार हुसंग शाह ने अपने समय में निरंतर युद्ध किए। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था, परंतु पड़ोस में शक्तिशाली राज्यों की उपस्थिति के कारण वह राज्य विस्तार करने में असफल रहा। 1435 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसका पुत्र गाजी खां मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था और एक वर्ष पश्चात उसके वजीर महमूद खां ने उसे हटाकर सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया तथा महमूद शाह की उपाधि ग्रहण की। महमूद शाह 1436 से 1469 ईस्वी ने मालवा पर खलजी वंश की नींव डाली और वह मालवा के शासकों में योग्यतम शासक सिद्ध हुआ। उसने गुजरात, दिल्ली, बेमनी और मेवाड़ के राज्यों के विरुद्ध युद्ध किया था। उसने अपने राज्य का विस्तार करने में सफलता प्राप्त की और मिस्र के खलीफा ने उसे सुल्तान स्वीकार कर लिया। मेवाड़ के साथ राणा कुंभा से हुए युद्धों में दोनों शासकों ने अपनी अपनी विजय का दावा किया। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया और महमूद खलजी ने मांडू में 7 मंजिला वाला स्तंभ स्थापित किया। उसके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जैन पूंजीपतियों का संरक्षण प्रदान किया। प्रजा के स्वास्थ्य के लिए मांडू में एक चिकित्सालय की तथा शिक्षा के लिए एक आवासीय विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। महमूद शाह एक उदार, न्यायप्रिय और विद्वान शासक था, परंतु वह धर्मांध था और उसने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई। 1469 ईस्वी में महमूद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र गियासुद्दीन सिंहासन पर बैठा। वह आराम पसंद शासक था और उसने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ शांति की नीति अपनाई। उसने मेवाड़ पर 2 बार आक्रमण किए, परंतु दोनों बार ये सफल रहा। उसके समय में गुजरात ने चांपानेर को जीत लिया और वे कुछ न कर सका। वह धर्मपरायण और धर्मांध शासक सिद्ध हुआ। उसके चरित्र के संबंध में अंतर्विरोध है। वह बाह्य दृष्टि से तो धार्मिक व्यक्ति प्रतीत था, परंतु आंतरिक दृष्टि से नितांत इंद्रिय लोलुप था। उसके महल में 16,000 दासियां थी, जिनमें से अनेक हिंदू सरदारों की पुत्रियां थी। उसने इथोपियाई एवं तुर्की दासियों को एक अंगरक्षक सेना नियुक्त की थी। संभवतः 1500 ईस्वी में उसके पुत्र ने उसको जेल देकर मरवा दिया और स्वयं नासिरुद्दीन
शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। नासिरुद्दीन एक क्रूर शासक था। 1511 में उसकी मृत्यु के पश्चात उसका छोटा पुत्र आजम हुमायूं महमूद शाह द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। महमूद शाह द्वितीय के समय में हिंदू और मुसलमान सरदारों में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ तथा मेदिनी राय के प्रभाव को नष्ट करने के लिए उसने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय की सहायता ली, परंतु मेदिनी राय ने मेवाड़ के शासक राणा संग्राम सिंह से सहायता प्राप्त कर उसके प्रयत्नों को विफल कर दिया। महमूद की गुजरात के शासक बहादुर शाह से भी शत्रुता थी, जिसके कारण बहादुर शाह ने 1531 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। बाद में महमूद शाह मारा गया और उस समय से मालवा गुजरात राज्य का भाग बना रहा। बादशाह अकबर ने इसे मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। अब हम पढ़ेंगे मेवाड़ आधुनिक उदयपुर। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को जीतकर दिल्ली सल्तनत के अधीन किया। राणा रतन सिंह गुहिलोत राजपूत वंश का था। उसके पश्चात उसी वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के शासक लक्ष्मण सिंह ने अपने 7 पुत्रों सहित चित्तौड़ की रक्षा में जान गंवा दी। उसका केवल एक पुत्र अजय सिंह राजवंश की सुरक्षा के लिए अरावली की पहाड़ियों में जा छिपा। 1314 में उसकी मृत्यु के पश्चात उसके बड़े भाई का पुत्र हमीरदेव उसका उत्तराधिकारी हुआ। हमीरदेव ने अपने साहस और कौशल से मेवाड़ राज्य की पुनः स्थापना की। हमीर ने अलाउद्दीन के समय में मेवाड़ को जीतने का प्रयत्न किया, परंतु वह सफल न हुआ। परंतु उसके आक्रमणों के कारण शाहजादा खिजर खां मेवाड़ छोड़ने के लिए बाध्य हुआ और मालदेव को मेवाड़ का सूबेदार नियुक्त किया गया। संभवतः मोहम्मद तुगलक के बाद के समय में हमीरदेव ने चित्तौड़ को जीत लिया और एक प्रकार से संपूर्ण मेवाड़ स्वतंत्र हो गया। इतिहासकारों के बहुमत के अनुसार हमीर ने 64 वर्ष शासन किया। हमीरदेव के पश्चात उसका पुत्र क्षेत्र सिंह 1378 से 1405 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। वह अपने पिता की भांति ही योग्य था और उसने राज्य का विस्तार किया। उसके पश्चात उसका पुत्र लखा गद्दी पर बैठा। उसने मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की पुत्री से विवाह करके अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मोक्कल 1420 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसके समय में उसका मामा रणमल ने मारवाड़ को अपने आधिपत्य में किया और नागौर को जीता। उसने अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। एकलिंग मंदिर के चारों ओर परकोटे का निर्माण कराया। मान्ना फन्ना एवं विशाल नामक प्रसिद्ध शिल्पकारों एवं कविराज वाणी विलास तथा योगेश्वर नामक 2 विद्वानों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। 1433 ईस्वी में मोक्कल जब गुजरात के शासक के विरुद्ध युद्ध करने गया तो उसका वध कर दिया गया। इस आंतरिक फूट के अवसर पर मालवा और गुजरात के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, परंतु रणमल ने मेवाड़ की सहायता की। अपने परपौत्र और मोक्कल के पुत्र कुंभकर्ण राणा कुंभा को गद्दी पर बैठाया। मालवा और गुजरात के शासकों को वापस जाने के लिए बाध्य किया तथा विद्रोही सरदारों को दबाने में सफलता प्राप्त की। परंतु मेवाड़ में रणमल के प्रभुत्व में कुछ राजपूत सरदार ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने राणा लखा के पुत्र चुंडा, जो बहुत पहले मालवा चला गया था, के साथ मिलकर 1438 ईस्वी में रणमल की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप मारवाड़ और मेवाड़ की शत्रुता आरंभ हुई। इस कारण राणा कुंभा के प्रारंभिक वर्ष बड़ी कठिनाई में गुजरे, परंतु राणा कुंभा यशस्वी राणा सिद्ध हुए। उसने अधिकांश मारवाड़ को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया और अपने प्रमुख शत्रु मालवा राज्य को भी कई युद्धों में परास्त किया। मालवा के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में उसने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया, जिसे हिंदू देव शास्त्र का चित्रित कोष कहा गया है। इसके अतिरिक्त उसने मेवाड़ में अनेक महल, मंदिर और किलों का निर्माण कराया। उसने हिंदू देव शास्त्र का चित्रित कोष कहा गया। मारवाड़ के राठौड़ों के अतिरिक्त उसके मुख्य शत्रु मालवा और गुजरात के शासक थे, जिन्होंने सम्मिलित होकर उसकी शक्ति को नष्ट करने का प्रयत्न किया, परंतु वे सफल रहे। मध्य युग के शासकों में राणा कुंभा एक महान शासक था। अपने युद्धों में व्यस्त रहते हुए भी उसने साहित्य, ललित कलाओं आदि की उन्नति की। वह स्वयं विद्वान और वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति व साहित्य का ज्ञाता था। उसने 4 स्थानीय भाषाओं में 4 नाटकों की रचना की थी और जयदेव करत गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी थी। वह एकलिंग महात्म्य के अंतिम अध्याय का रचयिता था। उसने सुप्रसिद्ध वास्तुविद सूत्रधार मंडन को संरक्षण दिया।
उसे संगीत से प्रेम था और उस पर 3 पुस्तकें भी लिखी। उसके समय में स्थापत्य कला की विशेष उन्नति हुई। उसने मेवाड़ के 84 किलों में से 32 किलों का निर्माण करवाया, चित्तौड़ के किले को दृढ़ किया तथा कुंभलगढ़ के नवीन नगर और किले में एक शानदार इमारतें बनवाई। जब उसके समय की पूर्ण जानकारी उपलब्ध की हो जाएगी, तब संभवतः उसे मध्य युग के महानतम शासकों में स्थान प्रदान करने में इतिहासकारों को कोई आपत्ति नहीं होगी। परंतु राज्य के लोभवश उसके पुत्र उदय ने राणा कुंभा का वध करा दिया 1473 में। सरदारों के विरोध के कारण उदय अधिक समय तक शासन न कर सका और उसके छोटे भाई रायमल ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया। रायमल को मुख्यतः अपने विद्रोही सरदारों, मालवा के शासकों और जंगली जातियों से संघर्ष करना पड़ा। रायमल ने 36 वर्ष यानी 1473 से 1509 ईस्वी तक शासन किया। वे एक सफल शासक रहा, परंतु उसके अंतिम समय में उसके पुत्रों में राज सिंहासन के लिए संघर्ष हुआ, जिसके कारण वह पागल हो गया और बाद में मर गया। उसके सबसे बड़े पुत्र पृथ्वीराज को जहर देकर मारा गया। दूसरा पुत्र जयमल एक संबंधी से द्वंद्व युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। तीसरे पुत्र जयसिंह को सरदारों ने राणा मानने से इनकार कर दिया। तब राणा संग्राम सिंह राणा सांगा, जो अपने भाइयों से लड़कर मालवा चला गया था, को सिंहासन पर बिठाया गया। राणा सांगा 1509 से 1528 ईस्वी में एक महत्वाकांक्षी और युद्ध प्रिय शासक सिद्ध हुआ। उसने पड़ोस के दिल्ली, मालवा और गुजरात के राज्यों से युद्ध किए, अपने राज्य का विस्तार किया तथा राजस्थान के प्राय सभी राज्यों को अपने अधीन कर लिया, उनका समर्थन प्राप्त कर लिया। वे दिल्ली को जीतने के लिए भी उत्सुक था। उसने 1527 ईस्वी में मुगल बादशाह बाबर से खानवा का युद्ध किया, जिसमें उसकी पराजय हुई और थोड़े समय के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। उसके उपरांत मेवाड़ की शक्ति दुर्बल हो गई और अंत में जहांगीर के समय में मेवाड़ ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार हमने दिल्ली सल्तनत के समय स्थानीय या क्षेत्रीय राज्यों में मुख्य मुख्य राज्यों का अध्ययन किया है। ये सभी उत्तरी भारत के राज्य थे। अब अगली क्लास में हम दक्षिणी भारत के राज्य बहमनी और विजयनगर का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।